आज के इस सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मानिक शाह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव बर्मन जी, हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और हमारे वरिष्ठ साथी श्री विप्लव देव जी, भारत सरकार में मंत्री बहन प्रतिमा भौमिक जी, हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कर्मशील अध्यक्ष और मेरे वरिष्ठ साथी श्री राजीव भट्टाचार्य जी, विनोद सोनकर जी हमारे प्रभारी, हमारे रेवती त्रिपुरा जो हमारे सांसद हैं, हमारे रतनलाल जी नाथ मंत्री, फणींद्र नाथ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, रामपादा जमातिया जी मंत्री, सुश्री संताना चकमा जी, राम प्रसाद पॉल जी, परमजीत जी, भगवान दास जी, सुशांता चौधरी जी, मनोज कांति देव जी, विकास देरबर्मा जी, हमारे अतुल देरबर्मा जी, प्रमोद रियांग जी, परिमल देवबर्मा जी, शंभूलाल चकमा जी, वीरेंद्र किशोर जी, बुरबा मोहन देव त्रिपुरा जी, डीसी हरांग ख्वाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी दूर दूर से आए हुए हमारे सभी देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज इस जनजातीय सम्मेलन में, इस जनसभा में आप सब लोगों के साथ मिलने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं त्रिपुरा सुंदरी मां, यहां की देवी, इस पावन भूमि की और सारे देश में जिनको हम सब लोग पूजते हैं, ऐसी माता हमारी त्रिपुरा सुंदरी जी को हम नमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनका नमन करते हुए हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। जब मैं यहां आया हूं तो इस वीर भूमि को, इस पवित्र भूमि को, जहां महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, जो बहादुर जी, जो यहाँ के राजा रहे, उसी तरीके से फनी भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शांति भूषण जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने त्रिपुरा की और देश की रक्षा के लिए अपने आप को, अपना अस्तित्व समाप्त करके ये लड़ाई लड़ी, ऐसे लोगों को, ऐसे वीर लोगों को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मैं यहां सभी जनजाति नेताओं का भी आदर समेत उनको भी मैं नमन करता हूं। यह त्रिपुरा की भूमि जो विभिन्न जनजातियों से, लगभग 19 समुदायों से, 19 जनजातियों से त्रिपुरा प्रदेश एक तरीके से खुशहाल आगे बढ़ने वाला, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का, पहले विप्लव देव जी और मानिक शाह जी के नेतृत्व में यह प्रदेश आगे बढ़ने के लिए जो आगे बढ़ा है, ऐसी पवित्र भूमि को जहां मैं नमन करता हूं, वहीं मैं जनजातीय समुदाय को भी नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हम भील जनजाति, भूटिया जनजाति, चकमा जनजाति, गारो जनजाति, जमातिया जनजाति और सभी 19 जनजातियों को भूल नहीं सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने त्रिपुरा की संस्कृति के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए मुख्य धारा में शामिल होकर के इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। वैसे ही जब मैं जनजातीय समुदाय की बात करता हूं तो हम लोग एक खूबी जनजातीय समुदाय के बारे में जानते हैं कि वह उनका चाहे जनजाति हो, चाहे उनका इलाका हो, चाहे उनका गांव हो, ये आत्मनिर्भर समाज की कल्पना ये जनजातीय समाज की कल्पना से जुड़ा हुआ है। जहां जनजाति होती है वो आत्मनिर्भर होने के लिए अपने ही समुदाय के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। और हम सबके लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजाति ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना। यह जनजाति समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्ति नहीं है, यह वो समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना। और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है। देश के सर्वोच्च पद पर यह सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजाति समाज को और जनजाति समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत की मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं जब जनजाति समुदाय के साथियों से मिल रहा हूं तो मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि पहली बार भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमने जनजाति समाज को भारत की मुख्य धारा का पार्ट माना, अंश माना। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। और आज हमारे जनजाति क्षेत्र से संबंध रखने वाले आपकी तरह जमीन से निकले हुए अर्जुन मुंडा जी आज वो भी मंत्री के रूप में हम सब लोगों को जीवन में जनजाति समुदाय की चिंता कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय ट्राइबल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइबल्स, इसकी स्थापना 75 साल बाद हुई है। यानी 75 साल में किसी सरकार को यह नहीं लगा कि नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए, ये खोलने का काम भी किया तो वह मोदी जी ने किया और अमित शाह ने उसका उद्घाटन करके वह भी समर्पित किया है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं
आज दिन तक जनजाति गौरव दिवस ही नहीं मनाया जाता था। जनजाति गौरव दिवस के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता था। पिछले साल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे यहाँ 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को वह जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और जनजाति समुदाय को गौरव प्रदान करने का मौका दिया। तो इस सरकार ने किया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ये घोषणा करते हुए भी अच्छा लगता है कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगभग 46-66% लोगों के स्थान से उसको हटा दिया है और आपको मुख्य धारा में जीने का एक मौका मिल रहा है। उसी तरीके से 27 सेंटर्स ट्राइबल रिसर्च सेंटर के खोले गए हैं, जिसमें से 50% सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, वो विकास की कहानी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो आज जनजाति भाइयों पर जो सीपीएम की सरकार में वायलेंस होता था, वह विप्लव देव की पूर्व सरकार में और माणिक शाह जी के नेतृत्व में अब समाप्त हो गया है। अब आप शांति से जी सकते हैं, इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से वामपंथियों के द्वारा जो गुंडागर्दी चलती थी, आप लोगों को तंग किया जाता था, उसको भी समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। उसी तरीके से एकलव्य स्कूल, जिसमें 270 करोड़ रुपए यूपीए की सरकार खर्च करती थी, आज 1400 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है और एकलव्य स्कूल को आगे बढ़ा रही है। ट्राइबल स्टूडेंट पर एक एक्सपेंडिचर जहां 11,000 करोड़ रुपए था, मैं पत्रकार मित्रों से कहूंगा कि नोट कर लें, आज उन पर 42,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो जनजाति भाइयों को 970 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता था, आज 2,500 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिल रहा है। जनजातीय उपयोजना जो 21,000 करोड़ की थी, वो आज 86,000 करोड़ रुपए हो गई है। जल जीवन मिशन में अगर 6.5 करोड़ लोगों को पानी दिया जा रहा है तो 1 करोड़ 20 लाख जनजाति लोग हैं जिनको पानी जल का व्यवस्था की जा रही है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां 11 करोड़ परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है, तो उसी 11 करोड़ में 50 लाख परिवार आदिवासी भाई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 1 करोड़ 70 लाख आवास आते हैं त्रिपुरा में, तो उसमें से 40 लाख आवास यहां पर हम जनजाति भाइयों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि में अगर 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, तो उस 11 करोड़ रुपए में 3 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि में, किसान जो है वो आदिवासी है देश भर में, ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, जल, जंगल, जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा, परंपरा, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो वो मोदी जी की सरकार ने की है। आज जनजाति के गौरव को बचाने के लिए जो जनजाति लोगों ने देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वो हमारी सरकार ने किया। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया, तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो,
और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री दे करके जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 की 19 जनजाति भाई और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो, कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम ये कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझें, जानें और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।